फायर ब्रीथिंग बग हमारे सीरीज का सबसे सीक्रेट और पावरफुल एंटिटी है और इस एपिसोड में हम उसी के सीक्रेट को सबके सामने लाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमने कैलेमिटी क्रशर और लेमिंग के साथ फाइट कर रखा है। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों बारी में हम हार गए थे, लेकिन फेक फायर ब्रीथिंग बग को हराने में और शिजुकी और काजुकी को बचाने में हम कामयाब हो गए थे। लेकिन इस एपिसोड में शिंजुकू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया गया है। अब नकली फायर ब्रीथिंग बग के पूरी तरीके से जल जाने के बाद इवानोवे और सुबाकी फैंटम सॉलिटेयर के पास पहुंच जाते हैं और इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगते हैं और सॉलिटेयर इसके बदले में एक हेल्प मांगता है, लेकिन इवानोवे इस चीज के लिए मना कर देता है। और जब यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और हम देखते हैं कि फैंटम सॉलिटेयर यहाँ से भाग चुका है और बाहर आके सॉलिटेरी कहता है कि अगर तुम लोग मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मुझे ही मेरा हेल्प करना पड़ेगा। जिसके बाद इवानोवे यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग को अनाउंस कर देता है और कहता है कि आज से करीब 3 साल पहले फैंटम सॉलिटेरी ने अपना काम को स्टार्ट किया था। सबसे पहले उसने एक ही रात के अंदर एक बिल्डिंग को गायब कर दिया था, लेकिन असल में उसने उस पूरे बिल्डिंग को स्काई के कलर में रंग दिया था। और दूसरे बारी में उसने एक फेमस पेंटिंग को चुरा के उसे शिंजुकू के रोड के बीच में रख दिया था। इसके अलावा भी उसने कई सारे काम तो किए हैं, लेकिन वो असली में फेमस तब हुआ था जब उसने जापान के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया था और इस वजह से जापान के पुलिस का नाम बाहर बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन इन सारी चीजों के बाद वो खुद ही सभी के सामने आके कहता है कि वो ये सारे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता है, लेकिन उसे भरोसा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैजिक को यूज करना आता है और वो उन्हीं के साथ मैजिक सीखना चाहता है और वो उन्हीं सारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन सारी परफॉर्मेंस को करने लगता है। उसे पता है कि उसका सोच किसी बच्चे की तरह है, लेकिन हर किसी के अंदर ही एक बच्चा मौजूद होता है। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद वो सारे लोग इवानोवे को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब दूसरी तरफ लेमिंग टाकेरू से कहता है कि वो उन दोनों ट्विंस को बचाने के लिए तो गया था, लेकिन उससे पहले पोल्का ने उन दोनों बच्चों को ही बचा लिया था। जिसके बाद टाकेरू पोल्का के बारे में सारी डिटेल्स को पूछने लगता है। अब दूसरी तरफ रोजान पोल्का से इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पोल्का इससे पहले उस चौथे पर्सन को यहाँ से जाने के लिए कहता है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ होता है। और उसके जाने के बाद पोल्का रोजान को सारी चीजों को बता देता है। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद रोजान बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और मिसाकी से कहते हैं कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारने का कोशिश किया था। लेकिन तभी रियल पोल्का के मिसाकी को बचा लेता है और रोजान को याद आता है कि इसके अंदर तो उनके बेटे का ही आत्मा मौजूद है और वो बचपन में भी लोगों को ऐसे ही प्रोटेक्ट किया करता था। जिसके बाद रोजान यहाँ पर बुरी तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि तुम पहले एकदम लूजर थे और अभी भी एकदम लूजर ही रह चुके हो। और मिसाकी से कहते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अगर फिर से ऐसा ही गलती किया तो मेरे स्वॉर्ड को तुम्हारे अंदर घुसाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और पोल्का को एक नया रोबोटिक बॉडी देने का प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि इस टाइम पर कई सारे लोग पोल्का को मारने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से पोल्का के किसी दूसरे के शरीर में रहना ही ज्यादा सेफ रहेगा। उनके जाने के बाद रोजान सोचते हैं कि पोल्का के जैसे लूजर से बच्चे को कौन ही मारना चाहेगा। अब बाहर आने के बाद मिसाकी पोल्का को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे जान को लेने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे जान को प्रोटेक्ट किया। दूसरी तरफ पोल्का यहाँ के सारी चीजों को टाकुमी को बता रहा होता है, लेकिन तभी काजुकी और शिजुकी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को शुक्रिया अदा कर लेते हैं। लेकिन मिसाकी कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और पोल्का कहते हैं कि तुम लोगों के पास एक गार्डियन सोल है जो तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है, तो इस वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद पोल्का और मिसाकी क्रोकोडाइल को देखने के लिए चले जाते हैं और पोल्का असल में इसके अंदर जाना चाहता है। जिसके बाद पोल्का अपने घर में एक रेडियो को लेकर चला जाता है और उसमें न्यूज को सुनने लगता है। अब यहाँ पर फैंटम सॉलिटेयर के जेल से भागने का न्यूज चल रहा होता है, लेकिन तभी टाकुमी कहता है कि उसने भी फैंटम सॉलिटेयर के बारे में सुन रखा है और ये भी लेमिंग की तरह एक जापान का पुराना लेजेंड है। और हम देखते हैं कि इसी सेम न्यूज को इवानोवे का टीम भी सुन रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ का न्यूज एंकर ही फैंटम सॉलिटेयर होता है। उसने सारे न्यूज चैनल को हैक कर रखा है और कहता है कि वो अपने सारे कारनामों को फिर से स्टार्ट करने वाला है। और हमें पता चलता है कि ग्रोसर नाम का बंदा इन सारे लोगों को टीवी को हैक करने में मदद करता है। वो इस टाइम पे जेल के अंदर तो है, लेकिन उसी के अंदर रहते हुए वो सारे काम को कर सकता है। और तभी सारे टीवी चैनल्स यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सॉलिटेरी यहाँ पर किसी का वेट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर फायर ब्रीथिंग बग पहुंच जाता है और ब्रीथिंग बग उससे कॉल के थ्रू बात करने लगता है और चारों तरफ की चीजों को आग भी लगा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें टाइम दिया है, तुम्हें टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। लेकिन तभी सॉलिटेरी अपने कार से इन सारे आग को बुझा देता है और भागते हुए कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ को बेकार की चीजों को ढूंढने में ही वेस्ट कर दिया है और मुझे वेस्ट करने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन ब्रीथिंग बग कहता है कि तुम्हारे बातों का कोई भी लॉजिक नहीं है। किसी भी जानवर को दुनिया में रहने के लिए सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता है और कोई भी जानवर सिस्टम्स को फॉलो ना किए जिंदा नहीं रह सकता है। और तभी सॉलिटेरी यहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सॉलिटेरी उन सारे आग को बुझाने लगता है और कहता है कि उसे इंसानों के सिस्टम से बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि इंसानों के सिस्टम में कोई भी मजा ही नहीं है। जिसके बाद वो ब्रीथिंग बग के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे पता है ये सारे मैजिक टेक्निक्स तुम्हारे फेक है, लेकिन एक ऐसा बग भी
मौजूद है जिसके पास सच में सुपर पावर्स है, तो क्या तुम उसे खत्म नहीं करना चाहते? यहाँ पर असल में पोल्का का बात चल रहा होता है और ब्रीदिंग बग कहता है कि अगर मैंने उसे खत्म कर भी दिया तो तुम्हें इससे क्या फायदा हो जाएगा। जिस पर सॉलिटरी कहता है कि इससे उसका कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन वो उस बग को अपने सामने तड़पता देखना चाहता है। दूसरी तरफ पोल्का का टीम यहाँ पर सॉलिटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी टाकुमी कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में भी तो ऐसा फेमस पर्सन होगा ना। पोल्का कहता है कि उसने अपना आधे से ज्यादा लाइफ कोल माइन के अंदर बिताया है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक मॉन्स्टर के बारे में सुना था जिसने खतरनाक से खतरनाक वॉरियर को हरा रखा था और उस मॉन्स्टर को फाइनली सुगुरुआ एडिथ लुग्रिड यानी कि क्लेमेंटी क्रसर ने हराया था और इसी वजह से उसे पता था कि इस वर्ल्ड से सिर्फ सुगुरा ही उसे मुक्ति दिला सकता है। जिस पर टाकुमी कहता है कि तुमने अपने लाइफ में ऑलरेडी कई सारे मॉन्स्टर को देख रखा है, तो इस वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होता होगा ना। लेकिन पोल्का कहता है कि ये वर्ल्ड हमारे से बहुत ही अलग है और यहाँ पर लैमिंग और सॉलिटरी जैसे खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। और तभी उनका डोर नॉक होता है और यहाँ पर सायो यानी कि पोल्का की भांजी पहुंच जाती है और कहती है कि उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। और वो यहाँ पर अपने अटेंडेंट सुया ली को भी इंट्रोड्यूस करवा देती है और कहती है कि उनके घर में आग लगने की वजह से उसके जितने भी टॉयज थे वो सभी जल चुके हैं, इसलिए उसे बहुत ही सैड फील हो रहा है। और सुया यहाँ पर रोजान के एक वीडियो को प्ले कर देते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से जल जाने की वजह से सायो कुछ दिनों तक पोल्का के पास ही रहने वाली है। और तभी पोल्का सोचता है कि सायो भी वो लड़की हो सकती है जिसने पोल्का को मारने का ऑर्डर दिया था और उसके साथ रहने की वजह से उसे और भी डिटेल्स पता चल सकते हैं। लेकिन पोल्का को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सारे लोगों के सोल्स को फील कर पा रहा होता है, लेकिन सुया यानी कि सायो के अटेंडेंट के सोल को वो ठीक से फील नहीं कर पा रहा होता है। अब उस दिन रात को सायो जमीन पर ही सो जाती है, जिसे देखकर पोल्का की टीम बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसके लिए मैट्रेस खरीदने का प्लान करते हैं। और तभी सुया यहाँ पर खाना भी बनाने लगता है और कहता है कि अगर आपको कोई भी मदद की जरूरत है तो आप मुझे एक बार बता देना। दूसरी तरफ अरासे और इवानो में पोल्का के घर में रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी वो लोग टाकेरू सुनोयामा को नोटिस कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये काम शायद फायर ब्रीदिंग बग ने किया होगा। जिस पर टाकेरू कहता है कि उसे ऑलरेडी उस बग के बारे में पता है क्योंकि उसने उनके कई सारे फैक्ट्रियों में आग लगाया हुआ है। लेकिन इवानो के ऊपर उनका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि उसी के देखरेख के दौरान सॉलिटरी वहाँ से भाग गया था और सॉलिटरी ने भी इससे पहले कई सारे मुश्किलें उनके लिए खड़ा किया था। अब उनके जाने के बाद टाकेरू के पार्टनर्स उन्हें मारने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन टाकेरू कहता है कि अगर हम इन्हें इनफ टाइम दे दे तो ये शायद पोल्का के राज को खोल सकता है। अब अरासे यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि इवानो के पास में जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे लोगों को मार रखा है और ये चीज वो सेंस कर सकता है। जिसके बाद वो पोल्का के फैमिली के पिक्चर को दिखाकर कहता है कि ये वही बच्चा है जो क्लैरिसा के बार के फाइट के दौरान मौजूद था और ये सिनोयामा फैमिली का मेंबर भी है। और कुछ दिन पहले के ट्रैप में जिस लड़की का फुटप्रिंट पाया गया था वही सेम फुटप्रिंट इस घर में भी पाया गया है। और यहाँ पर असल में मिसाकी की फुटप्रिंट्स की बात हो रही होती है और कहते हैं कि सिनोयामा फैमिली के पास इन चारों के अलावा भी और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं और सिनोयामा फैमिली असल में इन्हीं सारे लोगों के साथ डील करते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि इन सारी चीजों के पीछे टाकेरू का हाथ है या फिर पोल्का सिनोयामा का। अब पोल्का का टीम सायो और सुआ के रहने के लिए बेड का बंदोबस्त कर देते हैं और सुया कहता है कि इसके आगे वो सायो का ख्याल अकेले ही रख सकता है। लेकिन रात में हम देखते हैं कि सुया यहाँ पर सोया नहीं हुआ होता है, वो पोल्का के बात को रिकॉर्डर की मदद से सुन रहा होता है और ये असल में वही लड़का होता है जो रोजान के घर में नीचे छुपा हुआ था। और यहाँ पर आने से पहले रोजान ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पोल्का और सायो की जान को सेफ रखना है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब सुया बहुत ही बीमार होता है और डॉक्टर भी कह देते हैं कि शायद ये जिंदा नहीं बच सकता है। जिसके बाद सुया के डैड उसके ऊपर एक पॉइजन को टेस्ट करने का प्लान करते हैं जिसमें हाई चांसेस है कि सुया खत्म हो ही जाएगा। अब सुया इन सारी बातों को सुन पा रहा होता है और वो मन में बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर रोजान पहुँच जाते हैं और इन सारी बातों को सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो सुया को खरीदना चाहते हैं और इसके बदले में वो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सुया के डैड के साथ शेयर करने का प्रॉमिस करते हैं और सिर्फ इसी वजह से सुया रोजान की बहुत ही इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुया का प्लान थोड़ा सा अलग होता है, वो बचपन से ही पोल्का को पसंद नहीं करता है और वो खुद रोजान का बेटा बनना चाहता था, जिस वजह से वो रियल पोल्का को ढूंढ के उसे खत्म करने का प्लान करता है। अब सुया यहाँ पर पोल्का की आवाज को सुनने लगता है, लेकिन मिसाकी यहाँ पर स्केलेटन्स के साथ खेल रही होती है, जिस वजह से सुया को बहुत ही अजीब साउंड सुनाई देता है। जिसके बाद पोल्का अपने वर्ल्ड के प्रिंस की कहानी को सुना रहा होता है, जिसे सुनकर सुया बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग हमेशा गेम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और तभी उसे एक और अजीब सा आवाज सुनाई देता है और ये असल में होशिरोगी का आवाज होता है। जिसके बाद पोल्का सेंस कर लेता है कि सुया अभी भी सोया नहीं है और इस बात को टाकुमी को बता देता है, जिसे सुनकर सुया शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस रूम में तो कैमरा भी नहीं है, तो पोल्का को ये चीज पता कैसे चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लैरिसा अपने पार्टनर्स के साथ पूल में एंजॉय कर रही होती है और तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि पोल्का को असल में मारने का ऑर्डर किसने दिया था। लेकिन क्लैरिसा कहती है कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका कोई भी फैमिली मेंबर इस चीज को लेना नहीं चाहेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो रोजान उसे अपने बिजनेस से निकाल देगा। और कहते हैं कि ब्लैक लाइटनिंग नाम का एक टीम है जिनके साथ रोजान का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो वो टीम शायद ये काम कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि सॉलिटरी
बाहर यहाँ पर घूम रहा होता है और तभी सब लोग उसे देखकर पहचान जाते हैं और उसके पिक्चर लेने लगते हैं और तभी कुछ ऑफिसर्स भी उसे नोटिस कर लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ इवानो में एक और स्पेशल मीटिंग को अनाउंस करता है जहाँ पर वो वॉल्कर और मिसाकी के बारे में सबको बता देता है और कहता है कि ये बच्चा शिनोयामा क्लैन का मेंबर है, जिसका मतलब है कि इसके कनेक्शन बहुत ही दूर दूर तक है। लेकिन इसके बावजूद जब इस लड़के का मुलाकात अरासे के साथ हुआ था तो उसने कहा था कि उसके मोहम्मद डैड ने उसे बचपन में ही बेच दिया था, जिसका मतलब है कि ये लड़का उनके लिए आज तक का सबसे कंफ्यूजिंग टास्क है। अब अगले दिन पोल्का और मिसाकी अपने काम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इवानो में और अरासे पहुँच जाते हैं और इन्हें देखने के साथ ही टाकुमी यहाँ पर नीचे छुप जाता है। अब पोल्का और मिसाकी थोड़े से परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन इवानो में कहते हैं कि हम इस टाइम पर ऑफ ड्यूटी है और हम तो बस यहाँ पर अपना फ्यूचर देखने के लिए आए हैं। टाकुमी कहता है कि उसे पोल्का की हेल्प की जरूरत है, लेकिन पोल्का पहले ही बता देता है कि वो किसी भी आदमी को ढूंढने में मदद नहीं कर सकता है। और पोल्का असल में यहाँ पर फैंटम सॉलिटरी का बात कर रहा होता है, लेकिन सुया यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ होता है और सोचता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो वो यहाँ से निकल जाएगा। जिसके बाद टाकुमी यहाँ पर अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है और पोल्का टाकुमी से कहता है कि तुम जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर लड़कियाँ बहुत ही कम आती है और इसलिए तुम बहुत ही परेशान रहते हो और तुमने अपने लाइफ में कई सारे बच्चों की भी जान बचाई है, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने पास्ट के बारे में सोच के बहुत ही रिग्रेट फील करते हो। अब इन सारी चीजों को देखकर इवानो में थोड़ा सा इम्प्रेस हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो पेन खुद से उठकर पेपर में कुछ लिखने लगता है और तभी सुया को याद आता है कि रात में वो इसी पेन के आवाज को सुन पा रहा था। लेकिन पेपर में इस चीज को देखने के बाद टाकुमी पोल्का को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला है। असल में पास्ट में इस सेम सिंबल को टाकुमी के दोस्त ने उसे दिखाया था जो इस टाइम पर गायब हो चुका है। जिसके बाद पोल्का कहता है कि ये असल में तुम्हारा फ्यूचर है और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद इवानो में से छोड़ देता है और कुछ पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। अब सुया को इवानो में का बिहेवियर बहुत ही अलग लगता है, जिस वजह से वो उसके बारे में और भी चीजों को पता लगाने का प्लान करता है और शॉपिंग का बहाना करके यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो बाहर इवानो में और अरासे को नोटिस कर लेता है और कहता है कि मैंने अपने शॉपिंग को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अब इन दोनों को आसानी से फॉलो कर सकता हूँ। जिसके बाद इवानो में और अरासे एक शॉप पे जाकर खाने लगते हैं। जिसके बाद अरासे पूछते हैं कि उस पेपर में ऐसा क्या लिखा था कि तुम अपना कंट्रोल खो बैठे थे, क्योंकि तुम नॉर्मली ऐसे काम नहीं करते हो। लेकिन इवानो में कहता है कि इससे पहले वो कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों क्लैरिसा के बार में पहुंच जाते हैं और इवानो में क्लैरिसा से कहते हैं कि तुमने हमारा सीक्रेट बाहर ला के बिल्कुल भी ठीक काम नहीं किया है, और कहता है कि पोल्का को सिंबल के बारे में तुमने ही बताया है ना। तो यह पता चलता है कि जिस दोस्त के बारे में इवानो में सोच रहा था वो असल में 5 साल पहले ही गायब हो चुका था और इस तरीके से किसी भी आदमी को क्लैरिसा का टीम ही गायब कर सकता है। लेकिन क्लैरिसा कहता है कि वो यहाँ पर किस दोस्त का बात कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ टाकुमी पोल्का से कहता है कि तुमने उस पेपर में ऐसा क्या लिख दिया कि इवानो में इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन पोल्का कहता है कि वहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझे भी ठीक तरीके से नहीं दिख पाया कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि होसोरोगी ने खुद से उस पेपर में कुछ लिख दिया था। दूसरी तरफ इवानो में कहते हैं कि तुम्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेनपाई होसोरोगी की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्लैरिसा कहते हैं कि कई सालों तक उसकी खुद की भी होसोरोगी से बात नहीं हुई है और हो सकता है कि होसोरोगी ने शायद डायरेक्ट ही पोल्का के साथ बात किया होगा। जिस पर इवानो में कहता है कि उन बच्चों को भी पता भी नहीं है कि वो लोग कितने बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं। जिसके बाद इवानो में यहाँ से चला जाता है। अब इन सारी बातों को सुया भी सुन लेता है और सोचता है कि इस बार में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबके ऊपर उसे रिसर्च स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पोल्का की टीम को पता चलता है कि होसोरोगी असल में एक बहुत ही बड़ा इंस्पेक्टर हुआ करता था और वो इवानो में को उसी टाइम से जानता है, लेकिन उसने पेपर में क्या लिखा था वो बताने से मना कर देता है और कहता है कि असल में उसका प्राइवेट मैटर है और वो एक सीक्रेट काम को भी करना चाहता है जिसके लिए उसे पोल्का की हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे लोग मिलकर एक बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फायर ब्रीथिंग बग भी पहुँच जाता है और इन सारी जगह पर आग लगाने लगता है, जिस वजह से वो सारे लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पर सॉलिटरी पहुँच जाता है और उसे यहाँ पर एक पेपर मिल जाता है जिसे इंसानों के स्किन से बनाया गया है और इस पेपर में भी वही सिंबल होता है जो होसोरोगी ने इवानो के पेपर में लिखा था। अब इसके बाद सॉलिटरी इस पेपर को लेकर ग्रोसर के पास पहुँच जाता है और ग्रोसर एक ऐसा बंदा है जो जापान के प्रेसिडेंट के साथ भी डील करता है और उसे इस वर्ल्ड के बारे में कई सारे अननोन डिटेल्स पता है, जिस वजह से जेल में होने के बावजूद उसे कई सारे कामों की छूट दिया गया है। जिसके बाद सॉलिटरी से इस कार्ड का मतलब पूछ लेता है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में जितने भी कार्ड्स मौजूद है उन सभी के अलग अलग मतलब मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन को यूज किया गया है जिसे ईस्टर्न यूरोप में स्वॉर्ड के सिंबल के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन इस पूरे सिंबल का मतलब कुछ अलग ही है जिसे जानने के लिए सॉलिटरी को 3 ट्रिलियन येन देना पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस सेम सवाल को पूछने के लिए आता तो उसे शायद 100 या फिर 200 रुपए देना पड़ता, लेकिन सॉलिटरी के लिए इस सिंबल का मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से उसे इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज के बाद सॉलिटरी को इस चीज के ऊपर और भी इंटरेस्ट आ जाता है और कहता है कि वो खुद इसका मतलब निकालना चाहता है और कहता है कि
वो कुछ गैस बलून्स को खरीदना चाहता है। अब अगले दिन पोल्का का टीम यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बड़ा सा अनाउंस हो जाता है और वो सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े बलून उड़ रहे होते हैं जिस पर वही सेम सिंबल होता है। अब इस चीज के बाद अंडरग्राउंड पे बहुत ही बड़ा तहलका फैल जाता है और सब लोग जल्द से जल्द इन बलून्स को हटाने के लिए कहते हैं। अब इस सिंबल को देखकर पोल्का भी समझ जाता है ये असल में रोडियन एम्पायर का सिंबल है, जिसे पोल्का के मास्टर ने उसे पहली बार दिखाया था और सोचता है कि पिछले वर्ल्ड का ये सिंबल यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि सॉलिटरी इन्हीं बलून्स में से एक के ऊपर बैठा हुआ होता है और तभी हम यहाँ पर कुछ स्नाइपर्स को भी नोटिस कर लेते हैं जो कि एक हिट के साथ सॉलिटरी का खेल खत्म कर देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये असल में सॉलिटरी का एक डमी होता है और तभी सॉलिटरी फिर से टेलीविजन पर आ जाता है और कहता है कि उसे सिंबल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री छुपा हुआ है, जिस वजह से कुछ लोगों को इस सिंबल के बारे में पता चलने के साथ ही उन लोगों ने सॉलिटरी के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया। और अगर कोई भी बंदा इस सिंबल के बारे में डिटेल्स दे सकता है तो सॉलिटरी उसे 300 मिलियन येन देने का प्रॉमिस करता है। अब इस सिंबल को इवानोमे और अरा से भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि होसोरुगी के साथ शायद सॉलिटरी का भी कोई कनेक्शन होगा, या फिर पोल्का ने जब उस सिंबल को लिखा था उसी टाइम पर सॉलिटरी भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन तभी यहाँ पर मिस यामादा पहुँच जाते हैं और इवानोमे से कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन के हाई रेस्क्यू ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। अब पोल्का का टीम भी यहाँ पर सॉलिटरी के न्यूज को सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी सायो कहती है कि जब तुम लोग रोडियन एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और उसके बारे में पूछने लगती है। और अब कोई रास्ता ना होने की वजह से पोल्का उसे एक एक करके सारी सच्चाई बता देता है। अब ये सारी बातें सायो को बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है और वो यहाँ से चली जाती है और शावर में अपने आप को क्लीन करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिसाकी पहुँच जाती है और कहती है कि पोल्का ने तुम्हें सारी बातें तो बता दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है। और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। और कहती है कि मेरे सच्चाई को जानने के बाद अब तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा होगा ना। लेकिन सायो कहती है कि उसने इस चीज का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और उसने कई टाइम तक मिसाकी के साथ बात किया है और उसे पता है कि मिसाकी कोई भी गलत पर्सन नहीं है। और कहती है कि तुमने तो शिजुकी और काजुकी को भी बचाया था, तो तुम जैसा पर्सन गलत कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ पोल्का यहाँ पर बहुत ही परेशान होता है और कहता है कि वो अपने पावर्स का यूज करके सायो के सारे मेमोरीज को डिलीट कर सकता है और ये मैजिक बहुत ही आसान भी है, लेकिन इस चीज से सायो के दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन तभी सायो और मिसाकी यहाँ पर एक साथ पहुँच जाते हैं और मिसाकी कहती है कि अब यह हमारी दोस्त बन चुकी है, जिसके बाद ताकुमी उसे बता देता है कि रियल पोल्का का सोल इस टॉय शार्क के अंदर है, जिसे सुनकर सायो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके आत्मा को भी एक टॉय के अंदर डालने के लिए कहती है। लेकिन पोल्का कहता है कि ये चीज इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है, जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर सॉलिटरी और सिंबल के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सॉलिटरी को सिंबल के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, वो बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन को निकालना चाहता है। जिसके बाद पोल्का कहता है कि वो अपने पास के कुछ दोस्तों से इसके बारे में मदद तो मांग सकता है, लेकिन उसमें पास में कई सारी गलतियां कर रखी है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकता है, जिस वजह से ताकुमी सिंबल के बारे में ऑनलाइन में रिसर्च स्टार्ट कर देता है। और तभी सायो पोल्का से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने में डरना नहीं चाहिए, वो लोग शायद इस टाइम पर तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, लेकिन आखिर में वो लोग तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। लेकिन तभी होसोरुगी ताकुमी से कहता है कि सिंबल के बारे में रिसर्च करके तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी ताकुमी को पता चलता है कि कुछ सालों पहले इवानो में भी इसी सेम सिंबल और होसोरुगी के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे भी इस सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। दूसरी तरफ इवानो में अपने जनरल गियोतारो ताकाशी के सामने पहुंच जाते हैं और गियोतारो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से सॉलिटरी भागने में कामयाब हो पाया है, अगर तुम उस दिन उसके साथ बात नहीं करने जाते तो इस टाइम पर जेल के अंदर ही होता। और कहते हैं कि कुछ सालों पहले तुमने होसोरुगी के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया था, इस वजह से तुम्हें इस चीज का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। और वो लोग जल्दी से इवानोमे को सॉलिटरी को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और वो दूसरी बार कोई भी गलती मानना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ सॉलिटरी एक आदमी से बात कर रहा है और उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले पुलिस के सिक्योरिटी को हैक किया गया था और ये हैकर और कोई नहीं बल्कि ताकुमी होता है, जिस वजह से सॉलिटरी पोल्का के साथ मुलाकात करने का प्लान करता है। दूसरी तरफ ताकुमी के इतना ज्यादा रिसर्च करने के बावजूद इस सिंबल के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी होसोरुगी कहता है कि वो अपने टाइम में उन एनिमीज के बहुत ही करीब पहुंच गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर कुछ असासिन्स आके उन्हें खत्म कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद पोल्का सायो और अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में चिंता करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुया भी सुन रहा होता है, लेकिन आधी से ज्यादा बातें उसे समझ में ही नहीं आ रही होती है। साथ ही में हम देखते हैं कि आज उनके पास फॉर्च्यून टेलिंग के लिए कई सारे लोग भी आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग अपना फ्यूचर नहीं बल्कि उस सिंबल के बारे में जानने के लिए आए हैं, ताकि उन्हें 300 मिलियन येन का वो इनाम मिल सके। लेकिन मजे की बात यह है कि सॉलिटरी खुद भी एक कस्टमर बन के उस सिंबल के बारे में पोल्का के पास जानने के लिए आता है। अब पोल्का तो इस सिंबल को देखने के साथ ही पहचान जाता है, लेकिन वो इसे ना पहचानने का नाटक करता है और कहता है कि ये सिंबल थोड़ा सा तो गलत है और वो इसे सही कर देता है, जिसे देखकर
सॉलिटरी बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी सॉलिटरी सोचता है कि ये उसके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। लेकिन तभी पोल्का कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ एक सोल तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है और वो इस टाइम पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जिसे सुनकर सॉलिटरी शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये चीज इसे कैसे पता चल सकता है और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को नोटिस कर लेती है जो कि असल में फायर ब्रीथिंग बग होती है और फायर ब्रीथिंग बग भी असल में यहाँ पर अपना फ्यूचर दिखाने के लिए आई थी। दूसरी तरफ जापान के सारे स्पेशल डिटेक्टिव्स को एक जगह पर बुलाया जाता है सॉलिटरी के केस को सॉल्व करने के लिए और यहाँ पर बताया जाता है कि जब तक वो लोग सॉलिटरी को पकड़ नहीं लेते हैं तब तक वो लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सॉलिटरी बहुत ही तेज है और वो जब कहीं भी कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। और तभी वो लोग यहाँ पर उस सिंबल को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि सॉलिटरी से पहले हमें इस सिंबल का मतलब निकालना पड़ेगा और अगर हमने इसका मतलब ढूंढ लिया तो सॉलिटरी को ढूंढना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग इवानोवे और अयासे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि पहले तो इन्होंने ही सॉलिटरी को भागने का मौका दिया और अब यही लोग इसी केस का हेड भी बन चुके हैं, कितनी शर्म की बात है। अब इस मीटिंग के बाद इवानोवे और अयासे सॉलिटरी को पकड़ने का एक और प्लान बना रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लोग इस प्लान को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन कौन सा बंदा सॉलिटरी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आके इवानोवे के कॉलर को पकड़कर उसे दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें अपने फैमिली को छोड़कर इतनी दूर तक आना पड़ा है। जिस पर इवानोवे कहता है कि अगर तुम्हें अपने घर वालों से इतना ही प्यार है तो तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते, वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो ऑफिसर इवानोवे को मारने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन अरासे आके उसे पकड़ लेता है। अब इवानोवे को पता था कि अरासे जल्दी उसके हाथ को तोड़ने वाला है, जिस वजह से वो उसके हाथ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि उस आदमी का हाथ पहले ही टूट चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर रनमारू अत्सु और डांसो ताजुआ पहुँच जाते हैं और वो यहाँ पर आने के साथ ही उस आदमी के हाथ को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद वो आदमी डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इवानोवे कहता है कि बहुत टाइम से सॉलिटरी और लेमिंग जैसे लोग शिंजुकू को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इन सब से फाइट करने के लिए हम सारे ट्रस्टवर्दी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और एकजुट होकर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुया को भी इतना ज्यादा रिसर्च करने के बावजूद होसोरुगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन तभी उनके छत पे एंट्री होती है सॉलिटरी की और वो यहाँ पर पोल्का से उस सिंबल के बारे में कुछ पूछने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन तभी छत पे पोल्का की जगह सुया पहुँच जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सॉलिटरी के ऊपर अपने ब्लेड से हमला करने लगता है। और तभी सॉलिटरी कहता है कि अभी रात के 3 बज चुके हैं तो तुम जैसे बच्चों को भी सो जाना चाहिए, जिसे सुनकर सुया और भी गुस्सा हो जाता है और अपने ब्लेड से और भी अटैक करने लगता है और कहता है कि मेरी उम्र 19 साल है। अब सॉलिटरी इन सारे ब्लेड्स को देखकर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, लेकिन तभी सुया अपने पूरे ब्लेड्स को निकाल लेता है और इन ब्लेड से सॉलिटरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस बैटल को दूर से टाकेरू सुनेयामा देख रहा होता है और कहता है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है और वो लेमिंग को जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दोनों पोल्का अपने रूम में सोए हुए होते हैं, लेकिन तभी उनकी दीवार पे फायर की मदद से कुछ अजीब तरीके के सिंबल्स बनने लगते हैं और हमें पता चलता है कि यह असल में फायर ब्रीथिंग बग का मैसेज होता है। अब इस आग की वजह से पोल्का का नींद टूट जाता है और वो अपने सामने इस मैसेज को भी देख लेता है, लेकिन तभी फायर ब्रीथिंग बग खुद से उसे कॉल कर लेता है और पोल्का से कहता है कि तुम साबारामोन के बेटे हो ना, जिसे सुनकर पोल्का पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नाम तुम्हें कैसे पता चला है। अब पोल्का को अपना पास याद आने लगता है जब किसी रीजन से उसके कैसल में आग लग गया था। तभी उनके मास्टर कहते हैं कि हमने अपने सारे पार्टनर्स को रोमेल के साथ इस कैसल से बाहर भेज दिया है और अब इस कैसल के अंदर सिर्फ झगड़ा करने के वाले बेकार के लोग ही बचे हुए हैं, जिन्हें बचाने का कोई भी फायदा नहीं है और हमें इसी तरीके से अपने करीबी लोगों को बचाकर बाकी लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पोल्का अपने मन में अपने मास्टर से माफी मांग लेता है और कहता है कि आपने जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था मैं उनमें से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन तभी पोल्का के सामने मेजर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जो कि सबसे बड़ी बात है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में पोल्का फायर ब्रीथिंग बग से पूछता है कि साबारामोन क्या इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है और क्या फायर ब्रीथिंग बग भी रोडियन एम्पायर का हिस्सा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 फायर ब्रीथिंग बग्स मौजूद होते हैं और कहते हैं कि पोल्का जो बातें कर रहे हैं उन्हें इन सारी चीजों का कोई भी अंदाजा नहीं है, जिसे सुनकर पोल्का और भी कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पावर्स का यूज करके आसपास के सारे लोगों को देखने लगता है। और तभी वो यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि सुया यहाँ पर छत पे किसी आदमी के साथ फाइट कर रहा होता है और सॉलिटरी बहुत ही फुर्ती के साथ अपने आप को सुया के अटैक से डॉज कर रहा होता है। और तभी सुया सॉलिटरी से कहता है कि तुम यहाँ पर होसोरुगी को ढूंढने के लिए आए हो ना। अब सॉलिटरी को होसोरुगी के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन वो उसे पहचानने का नाटक करने लगता है। और तभी सुया कहता है कि भला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। और सुया इस चीज को भी समझ नहीं पा रहा होता है कि सॉलिटरी जैसे क्रिमिनल के साथ पोल्का का क्या ही कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से वो जल्दी से सॉलिटरी को खत्म
करने का प्लान करता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लेमिंग की भी एंट्री हो जाती है। अब सॉलिटरी लेमिंग को भी ठीक से नहीं जानता है, लेकिन वो लेमिंग का भी फ्रेंड होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद सुया अपने ब्लेड से लेमिंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस चीज से लेमिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि टाकेरू अपने पार्टनर्स को समझा रहा होता है कि तुम में से किसी को भी सुया को मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा काम किया तो रोजान हमारे पीछे पड़ जाएगा, तो हमारा बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि सुया लेमिंग के ऊपर वायर से अटैक करके उसे शॉक देने लगता है, लेकिन टाकेरू के ऑर्डर की वजह से वो सुया की तरफ देखता भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर ब्रीथिंग बग के सामने शिनजुकू के सेफ्टी डिवीजन के मेंबर्स पहुंच जाते हैं और उन्हें ये लड़की बहुत ही अजीब लग रही होती है, क्योंकि आसपास कहीं पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की ने यहाँ पर रेनकोट पहन कर रखा है। और वो लड़की कहती है कि वो यहाँ पर अपने डैड के साथ अपने डॉग को ढूंढने के लिए आई है, जो कुछ टाइम पहले उनके घर से भाग चुका है। अब इतने में यहाँ पर एक और आदमी पहुँच जाता है और कहता है कि वो असल में इस लड़की का डैड है। अब पोल्का अपने पास के बारे में याद करने लगता है, जब उनका पूरा शहर पूरी तरीके से खत्म हो गया था और वो उस टाइम पर टॉप 5 नेक्रोमेंसर में से एक हुआ करता था। जिसके बाद उसका मास्टर अपने फ्रेंड से कह रहे होते हैं कि कॉप्स गॉड बहुत ही पावरफुल तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। अगर कॉप्स गॉड के दोस्तों या फिर करीबी आदमी के ऊपर कोई भी बड़ा खतरा आ जाता है तो कॉप्स गॉड इस जैसे शहर को आराम से उड़ा सकता है। अब बार बार अपने पास्ट को याद करके पोल्का यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि फायर ब्रीथिंग बग शायद इस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं पर होगा और अपने सिक्योर पावर का यूज करके इस पूरे बिल्डिंग को कवर कर लेता है। और इस अजीब से पावर को यहाँ पर खड़े हुए हर कोई आदमी फील कर पाता है। और तभी हम उस सीन को देखते हैं जब पोल्का का मास्टर उसे ये टेक्निक सिखा रहा होता है, लेकिन पहली बार पोल्का का एरिया बहुत ही छोटा होता है। लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम एक टाइम पर एक पूरे जंगल को भी इस पावर से कवर कर सकते हो। और तभी पोल्का को पता चलता है कि इस पूरे बिल्डिंग के आसपास कोई भी डॉग मौजूद नहीं है और ये असल में वही लड़की होती है जो पोल्का के पास उस सिंबल के बारे में पूछने के लिए आई थी। और पोल्का सोचता है कि इतनी सारी चीजें रैंडमली नहीं हो सकती है, जिस वजह से वो अपने पावर्स को पूरे शहर में ही फैला देता है, जिस वजह से शहर के सारे लोगों को थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। लेकिन सॉलिटरी, लेमिंग और सुया इस चीज को और भी गहराई से फील कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी सॉलिटरी और लेमिंग आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल हैंड यहाँ पर लेमिंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी सॉलिटरी यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और सॉलिटरी ऊपर से फायर ब्रीथिंग बग को भी नोटिस कर लेता है और सोचता है कि ये सारी चीजें शायद उसी ने प्लान किया होगा। अब पोल्का अपने सारे पावर्स को एक साथ लगाने के बाद इनविजिबल क्रशर हैंड को क्रिएट कर लेता है और वो उनकी मदद से लेमिंग और सॉलिटरी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक साथ दोनों को पकड़ने की कोशिश करने की वजह से वो दोनों को ही पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है और सॉलिटरी यहाँ से भाग जाता है। लेमिंग भी सॉलिटरी को पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो भी इस काम में फेल हो जाता है। लेकिन पोल्का यहाँ पर फायर ब्रीथिंग बग को पकड़ने में कामयाब हो चुका है। और इन सब के बाद सॉलिटरी को भी पता चल चुका है कि इतना ज्यादा पावर सिर्फ कॉप्स गॉड के पास ही हो सकता है। अब इन सारी चीजों को शिनजुकू के सेफ्टी डिवीजन के लोग भी नोटिस कर लेते हैं और ये सारी चीजें वो लोग इवानो को बताने का प्लान करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टाकेरू का जासूस भी टाकेरू को एक वीडियो भेज देता है जहाँ पर पोल्का अपने पावर्स का यूज करके सॉलिटरी को पकड़ने का कोशिश कर रहा था। अब ये न्यूज भी अंडरग्राउंड में बहुत ही तेजी से फैलने लगता है और सब लोग कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो लोग इसी पावर को यूज करना चाहते हैं और वो लोग इस टेक्निक को पाने के लिए किसी भी कीमत को देने के लिए राजी हैं। दूसरी तरफ फायर ब्रीथिंग बग अपने रूम में सो रही होती है और तभी हमें एक और पावरफुल टीम को दिखाया जाता है जो कि जल्दी हमारे टीम में जुड़ने वाले हैं। तो अगर तुमने इस वीडियो को जरा सा भी एंजॉय किया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक के लिए और पार्ट 3 के लिए कमेंट भी कर देना और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्टोरी देखना है जहाँ पर एक सामुराई के बेहतरीन स्टोरी को दिखाया गया है तो आप लोग लेफ्ट राइट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।